इस वीडियो में दो तरह के वनों का आप अध्ययन करेंगे मेरे साथ। एक पर्वतीय वन, दूसरा ज्वारीय या मैंग्रोव वन। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में गिरावट आती है। ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर आप जाते हैं तापमान में गिरावट आती है। ये गिरावट 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक आती है, क्योंकि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। तो 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगातार तापमान में गिरावट आती रहती है। क्योंकि पर्वत क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, यही कारण कि पर्वत में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। तापमान में गिरावट के चलते ही पर्वतों के शिखरों पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, क्योंकि वहां वर्षा बर्फ के रूप में होती है। जो क्षोभ मंडल है उसका ताप ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। यानी क्षोभ मंडल का ताप ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि क्षोभ मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर तापमान में कितनी कमी? 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसे सामान्य वायुमंडल का सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। तो पर्वत इस गुण के कारण जलवायु में संशोधन कर देते हैं। यही कारण है कि पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाने पर ही जलवायु बदल जाती है। ठीक है। और अलग अलग जलवायु वाली वनस्पतियां पर्वतों पर पाई जाती हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो भारत में पर्वतीय वन 2 जगहों पे पाए जाते हैं, एक हिमालय पर और दूसरा दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में। हिमालय और दक्षिण भारत लिखते चलिए। हेडिंग डालिए, हिमालय पर पर्वतीय वन या हिमालय के पर्वतीय वन। हिमालय पर जैसे जैसे उसके अंतर्गत लिखिए, हिमालय पर ऊंचाई पर जाने पर अलग अलग जलवायु वाले वन मिलते हैं, जो इस प्रकार है। उसके बाद आप इस चित्र को बना लीजिए। ये मैंने हिमालय के ढाल को दिखाया है ना? हिमालय का ढाल दिखाया है और मैंने कुछ ऊंचाइयों के नाम लिखे हैं। 1500 मीटर ऊंचाई, ये 1500 से 2500 मीटर ऊंचाई, 4500 मीटर ऊंचाई, 4800 मीटर ऊंचाई, है ना? तो हिमालय पर 4800 मीटर ऊंचाई तक वनस्पतियां पाई जाती हैं। 4800 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती, केवल बर्फ पाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चित्र को आप बना लीजिएगा। हम पहले इसको एक जगह दिखला दें। 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन और पतझड़ वाले वन मिलते हैं। पर इसके ठीक पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि भारत में वर्षा वनों या सदाबहार वनों के 4 क्षेत्र हैं। उन 4 क्षेत्रों में एक क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है। तो हिमालय के तराई क्षेत्र में जो सदाबहार वन मिलते हैं, उनके साथ मिश्रित रूप में पतझड़ वाले वन भी मिलते हैं तराई क्षेत्र में, है ना? तो 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार या वर्षा वन और पतझड़ वाले वन साथ साथ मिलते हैं। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण वन मिलते हैं। इन्हें हम शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन कहते हैं, जैसे देवदार है ना? 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई के बीच में, 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई के बीच में कोणधारी वन मिलते हैं। कोणधारी वन ऊपर नुकीले होते हैं, उनके वृक्ष और नीचे फैले हुए होते हैं, उन्हें कोणधारी वन कहते हैं। 4500 मीटर से 4800 मीटर के बीच जो वन पाया जाता है उसे टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। इसके अंतर्गत काई पाई जाती है, घास पाई जाती है और लिचेन नामक एक वनस्पति पाई जाती है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि लिचेन नामक वनस्पति किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? आप कहेंगे टुंड्रा जलवायु में या टुंड्रा वनस्पति में पाया जाता है। तो ये चित्र आपने बना लिया, ऐसे लिख लिया। अब अगला हेडिंग डालिए, सदाबहार वन या 1500 मीटर की ऊंचाई तक। पहला हेडिंग है 1500 मीटर की ऊंचाई तक। उसमें लिखिए 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन और पतझड़ वाले वन मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। दूसरा हेडिंग डालिए, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक। ऐसे लिखिए इसको, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक। उसके अंतर्गत आप लिखिए शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से देवदार, ओक, बर्च और मैपिल नामक वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण वनों के अंतर्गत मुख्य रूप से देवदार, ओक, बर्च और मैपिल। अगला पॉइंट लिखिए, देवदार का वृक्ष मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की विशेषता है। देवदार का वृक्ष मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की विशेषता है। अगला पॉइंट उसी में लिखिए,
पश्चिमी हिमालय के तीनों राज्यों, पश्चिमी हिमालय के तीनों राज्यों अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के शीतोष्ण जलवायु की पेटी में, शीतोष्ण जलवायु की पेटी में ये वृक्ष पाए जाते हैं। देवदार हिमाचल प्रदेश की विशेषता है। अगला हेडिंग डालिए 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक डैश। देखिए 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वनों के अंतर्गत प्रमुख वृक्ष इस प्रकार हैं: चीड़, स्प्रूस, फर, चीड़, स्प्रूस, फर, सनोवर और ब्लू पाइन, ये कोणधारी वन। अगला हेडिंग आप डालेंगे 4500 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई तक। इसे याद कर लेना है, अक्सर पूछता है कि 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच कौन से निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पाया जाएगा। 4 वृक्षों के नाम दे देगा, आपको चुनना होगा। 2500 से 4500 मीटर के बीच कौन सा वृक्ष पाया जाता है। ऑप्शन में 4 वृक्ष होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन इनमें से कोई एक वृक्ष का होगा, चुनना होता है ऐसे। तो 4500 से 4800 मीटर के बीच टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति मुख्य रूप से बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले घास है। बर्फीले क्षेत्रों में अब बर्फ शुरू हो जाता है, 4500 मीटर के बाद बर्फीला क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। तो इस बर्फीले क्षेत्रों में कुछ वनस्पतियां उग जाती हैं, काई, घास और लिचन, क्योंकि अभी भी तापमान उतना नहीं गिरा होता है कि वनस्पतियां ना उग सकें। अभी भी इतना तापमान होता है इस बर्फीले क्षेत्र में कि कुछ वनस्पतियां उग जाती हैं, उनका नाम यह है काई, घास और लिचन। नेक्स्ट हेडिंग 4800 मीटर से ऊपर डैश। हिमालय पर 4800 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर जाने पर कोई वनस्पति नहीं मिलती, क्योंकि 4800 मीटर से ऊपर सारा क्षेत्र हिमाच्छादित है, बर्फीला है। ठीक है, ये हो गया हिमालय क्षेत्र की विशेषताएं पर्वतीय क्षेत्र की। अब आप इसके बाद देखिए दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। हेडिंग डालिए, पहला पॉइंट लिखिए, दक्षिण भारत में पर्वतीय वन मुख्य रूप से नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई पर्वत, अनामलाई के दक्षिण में पालनी पहाड़ी, यानी दक्षिण भारत में 3 पहाड़ियों पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, या पर्वतीय वन पाए जाते हैं, नीलगिरी, अनामलाई और पालनी पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, इन तीनों पहाड़ियों की कुछ कुछ क्षेत्रों में, इन तीनों पहाड़ियों की कुछ कुछ क्षेत्रों में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में सोलास कहते हैं। इन तीनों पहाड़ियों की ढालों पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं कुछ क्षेत्रों में, जिन्हें दक्षिण भारत में सोलास कहते हैं। सोलास वनों की मुख्य वृक्ष हैं लारेल, मैग्नेलिया, इसको आप कैसे लिखेंगे, लारेल, मैग्नोलिया, सोलास वनों के प्रमुख वृक्ष हैं लारेल, मैग्नोलिया और सिनकोना। सिनकोना भी इनके साथ साथ पाया जाता है उसी ढाल पर। सिनकोना मुख्य रूप से वर्षा वनों की विशेषता है, सदाबहार वनों का, लेकिन चूंकि सदाबहार वनों के क्षेत्र से ये क्षेत्र ज्यादा दूर नहीं है, नीलगिरी का क्षेत्र, इसलिए साथ साथ में सिनकोना भी उगता है नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता आपने क्या देखी। अब सिंपल सी बात है कि दक्षिण भारत में पहाड़ उतने ऊंचे नहीं हैं जितने हिमालय के हैं। यही कारण है कि दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत पर कोणधारी वन नहीं पाए जाते। शीतोष्ण वन तो पाए जाते हैं, लेकिन कोणधारी वन नीलगिरी पर नहीं पाए जाते। ये जो कोणधारी वन है, क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में पर्वतों की ऊंचाई उतनी अधिक नहीं है। अब कोणधारी वन पाए जाते हैं 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पर। दक्षिण भारत का नीलगिरी पर्वत क्षेत्र, पूरा पठारी भारत की औसत ऊंचाई 800 मीटर लगभग है, 600 या 800 मीटर, और कोणधारी वन मिलता है 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक। यही कारण कि दक्षिण भारत में अधिक से अधिक शीतोष्ण वन ही पाए जा सकते हैं, जिन्हें सोलास नाम से जाना जाता है। वृक्ष कौन से पाए जाते हैं लिख लिया। अब इसके बाद देखिए ज्वारीय वन या डेल्टा वन। हेडिंग डालिए, 5वां वन का प्रकार मैं बता रहा हूँ। इससे पहले आपने वर्षा वन देखा, मानसूनी वन देखा, पर्वतीय वन देखा, कटीले वन और झाड़ियाँ देखा। अब 5वां है
ज्वारीय वन, हेडिंग डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट इसके अंतर्गत देखिए, भारत में तटीय क्षेत्रों में, नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में, भारत के तटीय क्षेत्रों में जहां नदियों ने अपना डेल्टा बनाया है, ये बांग्लादेश का तट है, तो जहां नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं, भारत के तटीय क्षेत्रों में जहां नदियों ने अपना डेल्टा बनाया है, डेल्टा क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें हम डेल्टाई वन या ज्वारीय वन कहते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यहाँ पर है आपका महानदी का डेल्टा, है ना, उसके बाद है आपका गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा। तो तट पर जो डेल्टा क्षेत्र हैं वहां पर पाए जाने वालों को डेल्टाई वन या ज्वारीय वन कहते हैं। ज्वारीय वन पूर्वी तट पर अधिक पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी गुजरात में भी ज्वारीय वन पाए जाते हैं, यहाँ पर तट के साथ साथ। ठीक है, तट के साथ साथ गुजरात तट पर भी ज्वारीय वन या डेल्टाई वन पाए जाते हैं। डेल्टाई वन इसलिए कहते हैं क्योंकि डेल्टा क्षेत्रों में, लेकिन गुजरात में नदियों का डेल्टा नहीं है। साबरमती नदी यहाँ पे गिरती है, उत्तर से बहती आती है, यहाँ पे अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। लेकिन गुजरात के जो ज्वारीय वन है या डेल्टाई वन, वो तटों पर स्थित है, वहां पर कोई नदियों का डेल्टा नहीं है, तो इसे हम ज्वारीय वन कहेंगे। तो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में तट काफी नीचे होता है, समुद्र तल के बराबर होता है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र का खारा जल डेल्टा क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसके चलते डेल्टा क्षेत्रों की वनस्पतियां समुद्र की खारे जल में डूबी हुई होती हैं। ठीक है, ज्वारीय वनों की मुख्य विशेषता है कि इनकी छाल क्षारीय होती है। समुद्र में, समुद्री या समुद्र के खारे जल में डूबे होने के कारण ज्वारीय वनों की जो छाल होती है वो क्षारीय होती है। अम्ल और क्षार होता है ना, अम्ल का उल्टा क्षार, तो उनकी छाल जो है क्षारीय होती है। लकड़ी काफी कठोर होती है और इनकी जड़ें पानी से बाहर झांकती रहती हैं। जड़ें जमीन में जाती हैं, फिर ऊपर निकलकर पानी से बाहर झांकती रहती हैं। बहुत ऊंचे वृक्ष नहीं होते, झाड़ियों की तरह ये होते हैं, एक तरह से बहुत कठोर होते हैं। तट पर स्थित ये बहुत ही कठोर वृक्ष वाले वन हैं। चूंकि इन वनों में मैंग्रोवा नामक वनस्पति की बहुलता होती है, इन वनों में मैंग्रोवा नामक वनस्पति की बहुलता होती है, इसलिए इसे हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। मैंग्रोव वन या फिर ज्वारीय वन की प्रमुख वनस्पतियां इस प्रकार हैं। देखिए, मैंग्रोवा, सुंदरी, कैसूरीना और फोनिक्स। मैंग्रोवा, सुंदरी, कैसूरीना और फोनिक्स। ठीक है, ये चार तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ? मैंग्रोव वनों में, यानी तट पर स्थित नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये चारों वृक्ष। अगला पॉइंट लिखिए कि भारत में मैंग्रोव वनों के कुल प्रमुख रूप से 5 क्षेत्र हैं। भारत में मैंग्रोव वनों के प्रमुख रूप से 5 क्षेत्र हैं। पहला गुजरात तट, हेडिंग डालिए, पहला गुजरात तट। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट आप लिखेंगे, भारत में मैंग्रोव वनों के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल गुजरात तट पर है। आज से सवाल पूछा जाएगा कि भारत में मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? आप कहेंगे गुजरात क्षेत्र में पाए जाते हैं। हालांकि सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का बहुत थोड़ा सा भाग ही भारत में है। यहाँ पश्चिम बंगाल में हुगली नदी गिरती है ना, गंगा से अलग होकर हुगली नदी यहाँ गिरती है, तो हुगली नदी के सहारे तट पर कुछ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ज्यादातर भाग बांग्लादेश में चला जाता है। यही कारण है कि भारत में मैंग्रोव वनों के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल गुजरात में है। ठीक है, उसी में आगे जोड़िए कि गुजरात के बाद मैंग्रोव वनों के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश में है। ये सवाल भी पूछा है और आगे भी पूछेगा। गुजरात के बाद सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मैंग्रोव वनों का आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसी में लिखिए। अब दूसरा हेडिंग डालिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, पहला पॉइंट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है।
लेकिन इस डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश में पड़ता है। यही कारण है कि इस डेल्टा पर पाया जाने वाला मैंग्रोव क्षेत्रफल, मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल भारत में स्थित नहीं है। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्षों की बहुलता पाई जाती है, इसलिए यहाँ के मैंग्रोव वन को हम सुंदर वन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ के मैंग्रोव वन को सुंदर वन भी कहते हैं। सुंदर वन का बहुत थोड़ा सा भाग भारत में हुगली नदी के साथ साथ पाया जाता है, हुगली नदी के तट पर पाया जाता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में बंगाल टाइगर रहता है। बंगाल टाइगर कहाँ रहता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में ही बंगाल टाइगर रहता है। अगला हेडिंग आप डालिए, महानदी डेल्टा डैश उड़ीसा में। क्यों लिखवाया? मैंग्रोव वन पाया जाता है यहाँ पर। महानदी डेल्टा उड़ीसा में। अगला हेडिंग डालिए, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा आंध्र प्रदेश में। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए कि गुजरात के बाद सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला हेडिंग डालिए, कावेरी नदी का डेल्टा। तमिलनाडु में कावेरी नदी की डेल्टा में भी मैंग्रोव वन पाया जाता है। अब इसके बाद 2-3 लाइनें इनके महत्व के बारे में लिख लीजिए। मैंग्रोव वनों के महत्व के बारे में आप थोड़ी सी लाइनें लिख लीजिए। मैंग्रोव वन तटीय पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण अंग होता है। जो कोस्टल इकोसिस्टम होता है, तटीय पारिस्थितिकी, इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव वन सुनामी और चक्रवात से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करते हैं। सुनामी और चक्रवात से ये तटीय क्षेत्रों की या तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा करते हैं। दूसरा, अनेक जलीय जीव जंतु या समुद्री जीव अपनी प्रारंभिक नर्सरी के विकास के तौर पर इन मैंग्रोव वनों का प्रयोग करते हैं। अर्थात मैंग्रोव वन अनेक समुद्री जीवों के लिए प्रारंभिक नर्सरी का काम करता है। कैसे? ये जल में डूबे हुए क्षेत्र हैं। जल में डूबे हुए के चलते तमाम समुद्री जीव अपने अंडे यहाँ पर आकर देते हैं या बच्चे यहाँ पर पैदा करते हैं। प्रारंभिक विकास यहाँ होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो समुद्र की गहराइयों में भाग जाते हैं। तो समुद्री जीवों के लिए नर्सरी का काम करता है। और दूसरा महत्व है कि सुनामी और चक्रवात से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करता है मैंग्रोव वन। इसलिए सरकार द्वारा मैंग्रोव वनों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और उनके क्षेत्रफल को बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि जब कोई सुनामी या चक्रवात के रूप में कोई भीषण आपदा आए तो ये उससे तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा कर सके। तो ये आप आज 5 प्रकार के वन पढ़ चुके। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति में कुछ चीजें और रह जाएंगी, जैसे कि भारत में वनों का जो आंकड़ा है, जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है कि किस राज्य में कितना वन पाया जाता है, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, सबसे कम वन कहाँ है, वन क्षेत्र वन प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है। तो ये सारी बातें आप वन सर्वेक्षण वाले पढ़ेंगे, अगला वीडियो होगा। इसके अलावा कुछ लकड़ियों के उपयोग होते हैं कि फलाना वृक्ष की लकड़ी का क्या उपयोग है, वो वाला भी हम उसी में शामिल कर देंगे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में कि कौन सी लकड़ी का क्या उपयोग होता है ना। जैसे देवदार के वृक्ष से कुछ सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है, तो इस तरह से कभी कभी उपयोग भी पूछ देता है। तो एक वीडियो और होगा प्राकृतिक वनस्पति पर, उसके बाद हम आपको भारतीय मिट्टी में ले चलेंगे। भारतीय मिट्टी पढ़ाने के बाद बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ाएंगे, है ना। बांध, उनसे निकलने वाली नहरें, कहाँ पे बिजली बनती है वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आप भारतीय कृषि पढ़ेंगे। भारतीय कृषि पढ़ने के बाद अब भारत में खनिज पढ़ेंगे। भारतीय खनिज पढ़ने के बाद भारत में उद्योग पढ़ा जाएगा, है ना। फिर भारत में ऊर्जा परिदृश्य पढ़ा जाएगा। अभी 7-8 तरह के चैप्टर अध्याय बाकी हैं। शीघ्र है, उम्मीद है कि जल्दी मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है, नमस्कार।